हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये गाय दिख रही है, ये गाय की स्थिति तो बहुत वीकनेस है, क्रिटिकल स्टेज में है। कई दिनों से बीमार थी, 7-8 दिन से बीमार है। कई डॉक्टर इसे देख भी चुके हैं। जब मेरे पास कॉल आता है तो मैं इसको देखने के लिए जाता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ कि इसको कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दी है या कौन कौन सी इस प्रकार की जो दवाइयाँ दी हैं, जो भी डॉक्टर साहब देखे गए हैं। फिर मैं देखता हूँ कि इसको क्या, तो इसमें खड़ी होने की भी दिक्कत हो रही है। इसमें खड़े होने में दिक्कत, इतनी कमज़ोर हो गई थी ये जो गाय, इसकी जो आपको दिख रहा है कि पसलियाँ भी दिख रही हैं, कम खड़े होने में भी दिक्कत आ रही है। तो जब भी यदि आप किसी भी प्रकार के यदि पशु को देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जाने, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दी, और फिर उसका डायग्नोसिस आपको करना। डायग्नोसिस यदि सही नहीं होगा तो पशु का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं होगा और पशु ठीक भी नहीं होगा। अब खड़ी होने में दिक्कत आ रही है, देखो पीछे से पूंछ पकड़ करके खड़ा किया जा रहा है, साथ साथ ही डिहाइड्रेट भी लग रही है, और ब्याने के 1 महीने बाद में ये बीमार हुई है। अब इसकी स्थिति इतनी है कि इतनी कमज़ोर है कि चलने फिरने में। तो सबसे पहले जब भी यदि आपका पशु कमज़ोर हो तो उसका डायग्नोसिस सही करें। डायग्नोसिस करने का मतलब है कि उसकी सबसे पहले यदि लंबे समय तक जो पशु बीमार रहता है तो उसमें हो सकता है कि वो एल्कोलोसिस में भी जा सकता है। तो मैं सोच के तो गया था कि कहीं एल्कोलोसिस में तो नहीं है, लेकिन फिर जाके देखा तो वो स्थिति उसकी अलग ही थी। डायग्नोसिस करने के बाद में सबसे पहले उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। टेम्परेचर नोट किया तो उसका टेम्परेचर था डाउन, 98 पॉइंट समथिंग था। तो कैल्शियम तो डिफिशिएंसी थी, यानी कैल्शियम भी तोड़ रखा था, डिहाइड्रेट भी थी। फिर उसने हमने पीएच उसकी नापी। अब पीएच कैसे नापी जाती है उस पर आने वाले समय में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी। और जैसे पीएच 1 से लेकर के 7 और 7 से 14, यानी जैसे समस्त पशु की रुमन की पीएच 6.2 से 6.8 होती है, 6.2 के नीचे है तो एसिडोसिस है, 7 से ऊपर है तो एल्कोलोसिस में है। तो इसकी जो पीएच थी वो नापने के बाद में क्या थी, 5 के लगभग थी, तो ये एसिडोसिस में था, न कि एल्कोलोसिस में। फिर इसका ट्रीटमेंट हमें अलग करना पड़ा। यदि रुमन की पीएच कैसे नापी जाती है वो आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे नापी जाती है। आपको मैं डिटेल से अच्छी तरह से बता दूंगा और आप अच्छी तरह से सीख भी जाएंगे कि रुमन की पीएच ऐसे नापी जाती है। और उसमें हमने ट्रीटमेंट के तौर पर लिया माइफेक्स लगाना बहुत सख्त ज़रूरत है। पशु कमज़ोर भी था, टेम्परेचर भी डाउन था, साथ साथ एसिडोसिस भी था। 2 डिजीज़ थी, दोनों को सही करने के लिए या दोनों को सही मिलान करने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वहाँ पर आपको एक्यूट आपको दिमाग लगाने की सख्त आवश्यकता होती है। जैसे आप माइफेक्स लगाते हैं, माइफेक्स शुरू में आपको उस स्थिति में यदि टेम्परेचर डाउन हो, एसिडोसिस में हो, तो यानी उसकी पीएच भी कम हो, तो आपको सबसे पहले आप उसे माइफेक्स लगाएं। तो माइफेक्स लगाने के बाद में देखा कि इसका जो ब्लड था वो भी एकदम जमा हुआ था, बहुत गहरा काला था, जमा हुआ था। यानी जो यदि फ्लूइड हम चढ़ा रहे थे उसमें भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से बीमार थी। क्रिटिकल स्टेज का कहने का मतलब था कि लास्ट स्टेज में थी। तो इसमें जैसे प्रकार से आप माइफेक्स लगाते हैं, माइफेक्स धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लगाना चाहिए। वैसे कालबोरल एंड माइफेक्स का उपयोग पशु में कैसा करना चाहिए, माइफेक्स के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। फिर भी यदि आप पशु को यदि कोई भी ड्रिप लगाते हैं तो आप ड्रिप लगाने के बाद में जैसे ही आप यदि बोतल को ऊपर करते हैं तो एक बार नीचे ज़रूर लेके आना चाहिए। यदि देखना चाहिए कि जो IV सेट में यदि वापस ब्लड आ रहा है क्या। जिस प्रकार से इसमें नीचे किया तो इसमें ब्लड नहीं दिख रहा था, फिर वापस सेट किया। कई बार पशु क्या होता है कि थोड़ा हिल जाता है, उसकी वजह से क्या है कि जो IV सेट हिलने के बाद में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो वेन है, उसमें उतार चढ़ाव हो जाने की वजह, देखो आप दिख रहा आपको, नीचे करने पर क्या है कि ब्लड आ रहा है, ऊपर करने पर इसका मतलब है कि जो इंट्रावेनस है वो इंजेक्शन सही है। और ड्रिप आराम से आपको लगाना है। इस स्थिति में ज़्यादा आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये माइफेक्स उपयोग में आपको लेनी है। और रही बात जो भी यदि ट्रीटमेंट करते हैं वो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक हो उसकी देखरेख में करें, यानी विशेषज्ञ की देखरेख में ही आप पशु का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब माइफेक्स तो लगानी थी, ये भी आपको धीरे धीरे लगानी थी। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में आपको कि इस स्थिति में यदि आपको पशु मिले तो आप उस पशु का अच्छी तरह से डायग्नोसिस करें। कई बार ऐसा होता है कि यदि पशु लंबे समय तक बीमार रहते हैं, वो ज़्यादातर पशु एल्कोलोसिस में ही आते हैं, क्योंकि वो खाना पीना बंद कर देते हैं, जुगाली नहीं करते हैं। और देखो इसमें इसी प्रकार के है कि करना बंद कर दो एल्कोलिस, तो आपको रुमन की पीएच लेना जरूर आना चाहिए। यदि रुमन की पीएच यदि आप नहीं लेंगे तो उस पशु का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हमने रुमन की पीएच ली है
और रुमन की पीएच कैसे लेनी चाहिए वो आने वाले समय में आपको डिटेल से वीडियो मिलेगी कि किस प्रकार से लेनी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। इस प्रकार की इसकी जो आंखें थी वो अंदर धसी हुई थी, धस गई थी आंखें, क्योंकि कई दिनों से ये बीमार थी। तो अब इसका जो ये ट्रीटमेंट है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो इसके लिए हो रहा है। अब माइफेक्स के साथ साथ आपको इसमें अलग जो फ्लूइड है वो भी आपको उपयोग में लेने हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा कि इसके अंदर हमने कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन डालने हैं ताकि उसको जल्दी रिलीफ मिले और ये जल्दी स्वस्थ हो। जैसे आप माइफेक्स जो लगाते हैं तो उसको किस विधि से लगाना चाहिए, पहले उसको गर्म पानी में डालना चाहिए और फिर आपको क्या है कि जो IV सेट होता है उसको भी गर्म पानी में डालना चाहिए और आपको धीरे लगाने से फिर आपको DNS यानी डेक्सट्रोज का उपयोग में लेना है, DNS का। अब DNS भी इसके अंदर कितनी लगानी है, कम से कम आपको इसमें DNS 2 लीटर आपको DNS का प्रयोग करना है। अब इसमें हमने 2 लीटर DNS का प्रयोग किया है कम से कम। तो DNS के अंदर DNS इस तरह लगानी है कि ताकि ये पशु जो डिहाइड्रेट हुआ है, जो खड़े होने में भी दिक्कत कर रहा है, कमज़ोर हो चुका है, कई दिनों से खाना पीना कम कर चुका है, पानी पीना बंद कर चुका है, तो उसकी आंख के अंदर दिसी हुई हैं, तो इसके लिए आपको डेक्सट्रोज यानी उसको एनर्जी की सख्त आवश्यकता है। डेक्सट्रोज आप हाई स्पीड में लगा सकते हैं, जिस प्रकार से दिख रहा है आपको डेक्सट्रोज किस स्पीड से लग रही है। ये देखो डेक्सट्रोज में आपको कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने हैं, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको इंजेक्शन। इसके अंदर आपको पहले तो एम्प्यूल यूज में लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट के जो एम्प्यूल आते हैं वो 100 ml 25-25 ml के 4 एम्प्यूल IV डेक्सट्रोज में डालने हैं। जैसे एक डोज डेक्सट्रोज चढ़ा दिया आपने आधा लीटर की 1 लीटर की, तो उसमें आप सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल डालें। और उसके बाद में यदि आप दूसरी यदि डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, जिस प्रकार से हमने आधा लीटर की चढ़ाई है, तो दूसरी डेक्सट्रोज में आप दूसरे इंजेक्शन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और आपको साथ ही साथ इस स्थिति में यदि आपको पशु देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आप बताएं कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, वो 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को लगातार 3 दिन उस पशु को ज़रूर दिलाएं, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, ताकि जो रुमन की pH डाउन हुई है उसकी अप आए। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि जो पशु की रुमन की pH डाउन हो जाती है उसको लेवल में लाने का काम करता है। तो इस स्थिति में वो आपको साथ में दिलाना है पशु को। और साथ ही साथ आपको फ्लूइड थेरेपी के तौर पर जिस प्रकार से आपको किस प्रकार की लिक्विड भी दिलाने हैं, जिस प्रकार से आप लिक्विड देने के तौर पर आप उसे जिस प्रकार नीट आती है वो नीट ज़रूर दिलाएं उसे 300 ml, जिस प्रकार से इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल वो डाल दें। और साथ ही साथ इसके अंदर जो इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आपको उपयोग में लेना है, जिस प्रकार से एक बोतल में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल डाल दी, ठीक है। दूसरी ड्रिप के अंदर आप उपयोग में लेते हैं तो इसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट, जिस प्रकार से मोक्सिकाइंड क्लेव 3.6 ग्राम का ये इंजेक्शन है जो मेन काइंड का, वो हमने उपयोग में लिया था, वो भी साथ में देना है, क्योंकि कई दिन हो गए उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए ये एक एंटीबायोटिक भी आपको इस स्थिति में उपयोग में लेनी है। एंटीबायोटिक उपयोग में लेने के बाद में आपको इसमें साथ ही साथ आपको क्या करना है, पहले आपको उस पशु को देखना है कि पशु की क्या स्थिति है, पशु में ड्रिप आराम से लगा रहा है, कहीं पशु की धड़कन तो तेज़ नहीं है, या पशु कहीं से हिल तो नहीं रहा है, या पशु की कहीं कंपी तो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आपको ड्रिप को क्या करना देना चाहिए, उस स्थिति में ड्रिप को बंद कर देना चाहिए। पशु की हालत देखते रहना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में कई बार पशु को शॉक भी लग सकता है। शॉक लगते लगते क्या है कि ड्रिप लगाते लगाते पशु की हार्ट शॉक लग सकता है और डेथ भी हो सकती है इस स्थिति में। कई पशु की जो लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं, उसके अंदर आप इतनी जो ड्रिप व इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं तो फिर पशु पर ध्यान भी रखना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि पशु इस स्थिति में है। और साथ साथ इसके अंदर आपको देखो इंजेक्शन भी उपयोग में लेना है। अब इंजेक्शन में कौन से उपयोग में लेना है, जिस प्रकार से एनर्जी के लिए आपको जो ब्यूटाफास्फोन जो साइनोकोबालामिन आता है वो इंजेक्शन उपयोग में लेना है। तो ब्यूटाफास्फोन साइनोकोबालामिन में जिस प्रकार से आप केटासोल इंजेक्शन है वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। 20 ml आपको इस ड्रिप में उपयोग में लेना है, वो इंजेक्शन भी आप साथ में लगाएं, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और रही बात, जब भी आप यदि एक और बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी इस प्रकार के यदि आप केस देखने के लिए जाते हैं तो आप उस पशुपालक से हिस्ट्री डायग्नोसिस, उसका टेम्परेचर नापें,
उसकी रूमन की पीएच लें और उस पशु की देखें, आंखें देखें कि आंखें धसी हुई हैं या नहीं, और उसकी जो गोबर की जांच है वो भी करें कि उसने गोबर कैसा किया है, बहुत ज़्यादा काला किया है, मींगने के रूप में किया है या पतले दस्त के रूप में किया है, तो वो भी आपको ज़रूर जानना है। यदि आप अच्छी तरह से उसकी हिस्ट्री व डायग्नोसिस कर लेंगे तो पशु का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार के पशु का ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है और पशु को मौत के मुँह से आप ला सकते हैं, यानी पशु को मौत से बचा सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी स्थिति है, जहाँ तक हो सकता है इस गाय को बचाने की पूरी कोशिश है और बचाएंगे ही नहीं। अब जिस प्रकार से एक ड्रिप कंप्लीट होती है उसमें साथ दूसरी ड्रिप आपको उपयोग में ले लेनी है। इस प्रकार से आपको जो डेक्सट्रोज है वो आपको लगाना है। देखो वैसे वीडियो लाने के लिए मैं कंटिन्यूटी आपके लिए जिस प्रकार से आप ब्यूटाफास्फोन डाला जा रहा है इसके अंदर 20 ml इंट्राविनस, वो आपको उपयोग में लेना है। लाने के लिए आपको मैं नॉर्मल केस के लिए मैं डेली वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल केस का दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। चाहे आपको नॉर्मल जिस प्रकार से बुखार है, सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, पशु को किसी प्रकार की जैसे मिल्क फीवर है, नॉर्मल केस होते हैं, तो उनमें दिखाने में क्या फ़ायदा है। फिर आप एक बार बीच बीच में चेक करते रहें कि सही बोतल लग रही है या नहीं, तो बोतल को नीचे करिए, नीचे करेंगे तो उसमें ब्लड आएगा, तो ये देख लेना कि बोतल है वो सही ड्रिप लग रही है। ये आप जरूर ध्यान रखें। यदि आप मेरे पास जैसे प्रकार से यदि क्रिटिकल केस होंगे यानी दो डिजीज़ साथ में होंगी, जिसमें जिस प्रकार से इसके अंदर एसिडोसिस के भी हैं और साथ साथ मिल्क फीवर के भी, एसिडोसिस प्लस टेम्परेचर डाउन है तो मिल्क फीवर दोनों का है, तो दोनों का टेम्परेचर आप दोनों का ट्रीटमेंट आप किस तरह से करना चाहिए, इस तरह से आप ट्रीटमेंट उन पशुओं का कर सकते हैं। कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई जो वेटनरी स्टूडेंट हैं, टेम्परेचर डाउन है, एसिडोसिस में है, तो हम क्या करें, कौन सी ड्रिप लगाएं, कौन सा क्या करें। तो इस स्थिति में आपको कभी भी इंटालाइट व इंटोज ड्रिप उपयोग में नहीं लेनी है। इस स्थिति में आपको जिस तरह से डेक्सट्रोज या माइफेक्स, ये मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट ही आपको उपयोग में लेना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपको आने वाले समय में यदि आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए कि हमें जिस प्रकार से यदि बड़ी बड़ी डिजीज़ आती हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, आपके लिए एमपीडी के बारे में भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इस प्रकार से और जो बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं जिस प्रकार जिनका आप वीडियो अभी तक देखा नहीं है, वो डिजीज़ की वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर ज़रूर लेकर के आऊँगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी यदि आप अपने पशुओं को जब भी यदि आप इंजेक्शन व ड्रिप उपयोग में लेते हैं तो उस पशु को देखते रहना चाहिए। जिस तरह से ये गाय है, ये गाय की स्थिति तो वैसे भी बहुत ख़राब थी और ख़राब होने के कारण जो इसमें ट्रीटमेंट है वो लंबा किया गया है। ट्रीटमेंट के तौर पर आप इंजेक्शन उपयोग में लेंगे। अब मैं आपको देखो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ इसमें क्या क्या किया गया। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम रूमन की पीएच लिए, टेम्परेचर नापा है और साथ ही इसमें माइफेक्स उपयोग में ली है। माइफेक्स उपयोग में लेने के बाद में इसके अंदर डेक्सट्रोज उपयोग में लिया है। डेक्सट्रोज के लेने के बाद में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो मुंह से लार भी आ रही है, उसके लार गिर रही है, तो ये कि पॉइजनिंग का केस है। एक तरह का एसिडोसिस का मतलब ये पॉइजनिंग का ही केस है। और साथ ही साथ उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल के साथ साथ ब्यूटाफास्फोन और जो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम जो कैल्विनेट जो मोक्सिकाइंड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो भी साथ में उपयोग में लिया है ताकि उसको अच्छा रिजल्ट मिले। और साथ ही साथ उसको देने के लिए उसमें नीट देनी है, और नीट यदि नहीं मिल रही है तो जिस स्थान पर यदि आपको कोल एल मिल रही है तो कोल एल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जिस एरिया में नीट नहीं मिलती है तो कोल एल आप उस पशु को 500 ml पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन उस पशु को ज़रूर दिलाएं। और ये ट्रीटमेंट एक दिन नहीं करना है, लगातार इस पशु का ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन इस स्थिति में होगा। फर्स्ट दिन माइफेक्स लगा दिया तो दूसरे और तीसरे दिन इसमें डेक्सट्रोज का प्रयोग किया जाएगा। और इंजेक्शन कौन से उपयोग में लिए जाएंगे, जिस प्रकार से ब्यूटाफास्फोन है, साइनोकोबालामिन है, ये इंजेक्शन साथ में उपयोग में लिए जाएंगे। इस तरह से इन पशुओं का ट्रीटमेंट आप इस स्थिति में देखने को मिले तो आप कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके आप ज़रूर कमेंट में लिखें। यदि आप प्रैक्टिकली वीडियो से यदि ज़्यादा खुश हैं कि आप सर समय समय पर प्रैक्टिकली वीडियो लें, तो आपको समय समय पर आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी मिलते रहेंगे। और जो वीडियो मिलते हैं आपको, जो थ्योरिकल वीडियो मिलते हैं, वो तो मैं आपको समय समय पर लाता ही रहूँगा। और यदि बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट जो केस आते हैं उनकी वीडियो भी आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगी। और सबसे देखो इन पशुओं की क्या होती है कि इस स्थिति में उन पशुओं की जो आँखें हैं वो अंदर धंस जाती हैं
और साथ साथ उनके मुंह ऐसे लार भी गिरती रहती हैं, पसलियाँ दिखने लग जाती हैं और खड़े होने में भी दिक्कत आती है इस प्रकार के पशुओं को। ये आप ज़रूर ध्यान रखें जिस तरह से इस पशु का ध्यान रखा गया है। और ये भी ध्यान रखिए कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि पशु को जो ड्रिप लगाते लगाते पशु को कहीं चक्कर आ गया है, या जिस तरह से आपको दिख रहा है कि इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया गया है, जो ये ड्रिप और ये उपयोग में ली गई हैं। और फिर चलाने के बाद में ये पशु आसानी से चल भी रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ये पशु ठीक भी जाए। जिस तरह से आप मेरे चैनल को इतना प्यार, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, तो इसी तरह से करते रहें। इसलिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ वीडियो जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।